बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली नकवी। नाजरीन, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले चंद अय्याम पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान की कौम के लिए और उसकी मुआशी सूरत हाल के लिए कुछ बेहतर साबित हो सकते हैं या नहीं, कुछ तब्दीली आने वाली है। ये तो बात हतमी तौर पर हम इस चीज़ को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। कुछ होने वाला है, देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मामलात कुछ गंभीर भी हैं और कुछ संगीन भी हैं, कुछ नाकाबिले हल भी हैं लेकिन कुछ काबिले हल भी हैं। देखना होगा कि किन मामलात को हम कितनी आसानी से हल कर सकते हैं और नताइज जो है वो बेहतरीन तौर पर अखज़ किए जा सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल सियासी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी और जो हमारे तवानाई का जो शोबा है उस हवाले से भी लाजमी डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम में जो हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होते हैं, एक तज्ज़ियाकारों की कहकशां मैं कहूँगा मौजूद होती है, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करने की कोशिश करूँ। और कोशिश होती है कि तीनों एस्पेक्ट्स के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ पहलू में, मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ तरीके से अहाता कर सकूँ, अयादा कर सकूँ इनकी कीमती राय के ज़ेर असर सियासी हालात, मुआशी हालात। और कुछ आज हम बात करेंगे दीनी लिहाज से भी, क्योंकि मुल्क के जो मामलात हैं वो कुछ अजीब कशमकश का शिकार हैं, आलमी दुनिया के हवाले से भी और पाकिस्तान के अंदरून जो मामलात हैं उस हवाले से भी। सबसे पहले तो बात मैं करना चाहूँगा निगरान वज़ीर आला जो नामज़द किया गया। 4 नाम सामने आए थे, 2 हुकूमत की जानिब से, 2 अपोजिशन की जानिब से, लेकिन एक नाम मोहसिन रज़ा नकवी का नाम, जो कि एक सहाफ़ती बरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। इस हवाले से जो तमाम तर सहाफ़ी थे उन्होंने तो इस चीज़ को काफ़ी हद तक काबिल सत्ताइश करार दिया कि एक सहाफ़ी जो है वो इस मनसब पर लाया गया है। और लेकिन इसकी अपोजिशन PTI की जानिब से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया कि ये शहबाज शरीफ के बिज़नेस पार्टनर भी हैं और जरदारी साहब के मुँह बोले बेटे भी हैं। और फिर ये चीज़ भी जो है इमरान खान साहब का बयान के मुताबिक उनको एक रवायती हरीफ भी करार दिया गया कि इनका रजीम चेंज में और PTI की हुकूमत को हटाने में कलीदी किरदार था। बहरहाल इन तमाम तर मामलात में मैं अपनी राय जो है वो अपनी राय से कबल अपने जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी राय लाजमी शामिल करना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं हेड ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स जनाब शराज खान साहब, और जिन्होंने हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है। साथ ही साथ डॉक्टर बिशारत हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियो में जनाब आज़म खान साहब ने, चीफ़ रिपोर्टर रोज़नामा पाकिस्तान। तमाम चारों काबिल एहतराम शख्सियात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप शामिल गुफ्तगू हुए, प्रोग्राम में शामिल हुए, वक्त दिया। सबसे पहला सवाल मोहसिन रज़ा नकवी के हवाले से, फिर मैं इस चीज़ को भी लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई। इस दुनिया की, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस पूरी कायनात में सबसे मुक़द्दस तरीन किताब कुरान पाक, जिसमें कोई दो राय नहीं, उसकी बेहुरमती की गई। एक बार फिर से ये वाक़या पेश आया। इस हवाले से भी बात करूँगा कि फ़कत ये काबिल मज़म्मत है या इस हवाले से कुछ ठोस इक़दाम भी उठाए जाएंगे आलमी सतह पर भी और पाकिस्तानी सतह पर भी, और पाकिस्तान से बाहर जो OIC है उसका क्या किरदार था। बहरहाल, और फिर इसी के साथ साथ कल ब्रेक डाउन हुआ पूरे मुल्क में, और पूरे मुल्क में बिजली का बहरान एक तरह से था, तवानाई का बहरान था। पहले सियासी और मुआशी बहरान था, फिर बिजली का बहरान जो है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम होने लगा। बहरहाल इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शराज खान साहब आपके जाने पढ़ूंगा, ये सवाल अपने दामन में लिए कि आखिर क्यों मोहसिन रज़ा नकवी को इमरान खान साहब ने अपना हरीफ करार दे दिया, क्या समझते हैं? असली बात जो है वो ये है कि 2016-17 का एक फैसला है जिसका नंबर है सुप्रीम कोर्ट का अपना 172016, ये सो मोटो एक्शन था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कोई भी शख्स जो प्री बार्गेन करता है या किसी तरीके से किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में, बदनवानी में इन्वॉल्व होता है, तो प्री बार्गेनिंग करने वाला आदमी कोई पब्लिक का ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकता। यानी क्लर्क नहीं लग सकता, चपरासी नहीं लग सकता, वो कोई भी महकमा नहीं ले सकता। तो ये असल में इमरान खान साहब तो आखिरी हद तक चले जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका सो मोटो लेना चाहिए और उन्हें खुद देखना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, जबकि उन्होंने ये फैसला अपना दिया था, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। यानी उनके अपने फैसले की
तोइन हुई है, यानी कि वो उन्होंने फैसला दे दिया और वो आदमी अगर चपरासी नहीं लग सकता, क्लर्क नहीं लग सकता, तो वो सूबे का वजीर आला कैसे बन जाता है? एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जो नाम आए थे 2-3 पीटीआई की तरफ से या परवेज अलाई की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से और फिर इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उनमें से कोई नाम और भी कंसीडर हो सकता था। लेकिन जैसे कि आपने इंट्रो में बताया, ये बातें गर्दिश कर रही है, पता नहीं झूठ हमारे मुल्क में इतना बोला जाता है कि ये कोई बुराई ही नहीं समझती। हालांकि कुरान पाक में कहता है काज़िबीन। अब कहा ये जा रहा है कि वो जरदारी के मुंह बोले बेटे भी हैं, वो जनरल बाजवा के साथ उमरा भी करने जाते हैं, उसकी तस्वीरें भी वायरल हैं। वो नवाज शरीफ और जरदारी और जनरल बाजवा के दरमियान मायदा भी करवाने वाले हैं, फिर नवाज शरीफ के साथ भी आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे और सबके साथ एक क्या कहते हैं उसे, एक मुबस्सर का या एक इंटर क्या कहते हैं लिकोटर का किरदार अदा करते हैं, यानी कि खास करके एलची का किरदार अदा करते हैं। तो ये सारी चीजें उनके ये बैग अगर थे तो अपनी क्रेडिबिलिटी को किसी हद तक सिकंदर राजा जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं या हेड हैं उसको करते हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी अगर उनकी कोई थी तो उसको बरकरार रखते और किसी और नाम को ले लेते। लेकिन इसमें पीटीआई का भी बहुत ज्यादा कसूर है, क्योंकि पीटीआई ने आज हम यहाँ के क्यों इस पोजीशन पर है कि उन्हें पता था कि बाहर आपके नाम पर खुद आप कहते हैं कि कांटा या क्रॉस लगा दिया गया है, तो आप अपनी असेंबलियों को तहलील करके आप इस दलदल में क्यों फंसे हैं? और भी जो है एक अजान और बुरान की कैफियत में मुब्तला हुआ है, तो मामलात जो है मजीद उलझेंगे और होगा कुछ नहीं। चूंकि मैच तो फिक्स है और मैच जो बाजवा साहब फिक्स करके गए आपके गेस्ट, वो चलता रहेगा और उन्होंने आपको नई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी, ये आपको समझ आनी चाहिए। सही ठीक है। शहनाज खान साहब, आपका नुक्ता है जो है वो हम तक पहुंचा। डॉक्टर बशारत हसन साहब, आपकी जानिब रुख करूंगा, यही सवाल दामन में लिए। आखिर क्यों मोहसिन रज़ा नकवी को इमरान खान ने अपना हरीफ करार दे दिया? चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे। आखिर वजह क्या है? आखिर क्या राज पोशीदा है कि इतनी दुश्मनी जो है वो सामने आ रही है? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये साफ कहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो है खान साहब वो रिजीम चेंज में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो असदुद्दाई साहब का पैगाम है वो नवाज शरीफ तक पहुंचाया था और उसके बाद वो जो साबिक आर्मी चीफ हैं मिलते रहे हैं और एक चैनल के भी मालिक हैं, और जो है उन्होंने प्ली बार्गेनिंग भी की है। तो नैब के साथ जो है नैब में जो भी प्ली बार्गेनिंग करता है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि वो कोई ओहदा नहीं ले सकता। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करता जाऊं कि प्ली बार्गेनिंग इन्होंने नहीं की डायरेक्टली, बल्कि हुआ ये था कि इन्होंने 35 लाख रुपए लिए थे किसी एक पार्टी से जिसके ऊपर नैब का केस बना, और जब नैब का केस बना तो उस वक्त ये कहा गया इनसे कि आपने जो इनसे कर्जा लिया उस पार्टी से वापस कर दें, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग यूजुअली वो आदमी, ये इन्होंने कभी कोई सरकारी ओहदा नहीं रखा, तो ये इन्होंने एक इनकी कोई प्राइवेट किस्म की जो है एक ट्रांजैक्शन थी, जो इन्होंने कर्जा लिया था वो कर्जा इन्होंने वापस कर दिया। तो इनके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था कि जिसके तहत इन्होंने प्ली बार्गेनिंग की नैब के साथ। ये चीज मैं क्लियर कर दूं क्योंकि ये कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी ये है कि इमरान खान साहब ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इनको जरूरत क्या थी इस वक्त असेंबलियों से इस्तीफा देने के? इन्होंने देख लिया कि जब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया तो कितनी बुरी तरह इनके खिलाफ वो चीज गई, और पीडीएम ने किस तरीके से फायदा उठाया, अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन की, अपनी मर्जी के कानून बनाए, अपनी मर्जी से नैब के अंदर एक्ट के अंदर तरामीम की उसके ऑर्डिनेंस में। तो अब ये है कि इन्होंने खुद जो है ये असेंबली खत्म की है और उसके बाद इनको ये समझ जाना चाहिए था। देखें, अगर इनकी असेंबली रहती, इनकी जो है पार्टी की हुकूमत रहती पंजाब में, तो बहुत सारे तरक्याती कामों के लिए फंड्स इशू किए थे वज़ीर आला ने। वो बड़ा सियासतदान है इमरान खान साहब की तरह, उसका जो है बैकग्राउंड एक खिलाड़ी का नहीं है, बल्कि परवेज इलाही साहब जो हैं बड़े ज़ीरक सियासतदान है, वो सियासत खेल रहे थे। उन्होंने हर तरफ जो है अपने
लोगों को तरक्याती फंड्स दिए थे और उस तरक्याती फंड्स का नतीजा आने में कुछ महीने लगते हैं। उन्होंने बहुत मिन्नतें की इमरान खान साहब की कि आप इस वक्त असेंबली ना तोड़ें, अभी इसके असरात जो हैं अब आने दें, पॉजिटिव जो है इसका इम्पैक्ट आने दें जो हमने ये फंड्स वगैरह दिए हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं मानी। उनके जहन पर तो एक ही बात सवार है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, फौरी इलेक्शन के बाद मैं आपको बता दूं हालात किसी तरह भी नहीं बदलने। हालात जो है जितने खराब हो चुके हैं, इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। आज एक साहब हैं जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, शाहिद हसन खान साहब, उनका मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के आखिरी महीने में इनकी हुकूमत के 5 अरब डॉलर जो हैं उसके रिजर्व जो हैं वो गिरे आखिरी महीने में, 1 महीने के अंदर। तो बात ये है कि अब ये किसी तरीके से भी नहीं संभाल सकते इकोनॉमी को फॉरेन इलेक्शन कराकर। इनको ये चाहिए कि ये अफ़ाम तफ़हीम से काम करें और मिलकर इस हुकूमत को नहीं बल्कि इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, इसकी इकोनॉमी की बेहतरी के लिए काम करें। सिर्फ ये लोग काम करते हैं अमीरों को अमीर बनाने के लिए और गरीब जो है और मिडिल क्लास जो है उसको वर्क करने के लिए। अपनी पॉलिसी बदलें, अपनी सोच बदलें। ठीक है डॉक्टर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ड्रॉप भी हो रही है। ठीक, आपका जो पॉइंट है इस हवाले से हम तक पहुंचा। जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब, आपकी जानिब रुख करूंगा यही सवाल दामन में लिए, चूँकि हुकूमत का पीटीआई को सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ जो है वो देखने को हमें मिल रहे हैं। और अभी तक अगर मैं बात करूं कि पीटीआई के अब तक 124 अरकान के जो है इस्तीफ़े भी मंजूर किए जा चुके हैं। और फिर अभी मोहसिन रज़ा नकवी का जो नाम सामने आया इस हवाले से, इस पर पीटीआई ने काफ़ी तनकीद की और अपना हरीफ भी करार दिया। तो यही सवाल आपके सामने रखूँगा, क्या समझते हैं? अपनी सहाफ़ती निगाह से इस चीज़ का अहाता कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए मोहसिन रज़ा नकवी हो या कोई तकवी हो, भाई क्या कोई मस्जिद सेलेक्ट करना है? वो पार्लियामेंट में कौन से लोग भेजे जाते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल हो, मनी लॉन्डर हो, कातिल हो, दहशत गर्द हो? हमने तो 75 साल में यही कुछ देखा है। ये जी वो ठीक है तो वो हरीफ है तो वो हलीफ है। इधर कोई हलीफ हरीफ नहीं। जिन्होंने फैसले करने हैं, मैं बता चुका हूँ बार बार कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्शल है, तमाम अमेरिका के आर्डर के पाबंद है। वहाँ से जब तक कोई कहेगा नहीं कि इलेक्शन कराओ, ये कुछ हो जाए, बंदे मर जाए, कुछ हो जाए। इनसे पूछो ना बिजली क्यों गई है, कहते हैं इमरान खान नहल हुआ है या नहीं। वो कहते हैं आटा महंगा हो गया, कहते हैं इमरान खान मरा क्यों नहीं। कहते हैं जनाब घी नहीं है दुकानों के ऊपर, कहते हैं अच्छा इमरान खान जो है ना वो अभी चल फिरने के काबिल तो नहीं हो गया। भाई इमरान खान मसला नहीं है, ये 22-23 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों का मसला है। उनकी जो ज़िंदगी के अयाम है वो किस तरीके से गुजार रहे हैं, वो किसको पकड़े हैं, किसका गिरेबान पकड़े हैं। ये जितने उनके हैंडलर्स अमेरिका के, यहाँ उनके पालतू जो बैठे हैं, वो खुदा का खौफ करो। आपको इमरान के अलावा कोई अवाम भी नज़र आती है यहाँ? जी उसको लगा दिया, उसको तो लग रहे थे, यही लग रहे थे। वो देख नहीं रहे सारे कि वो किस किस के साथ फोटो, कहीं खाने कामरे में, कहीं जादू में बैठ के, कहीं कहाँ से, तो और किसने लगना था? पहले कौन लगाते हैं? सारे मुल्क को पता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसको मैं सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ। ये वज़री है सिलेक्शन कमीशन, बंदों की सिलेक्शन की जाती है, आर्डर दिए जाते हैं कि ये हो। ये सारी पार्टी पीटती, ये नवाज शरीफ जब भी पीट रहा था, चंद दिन पहले उनका रोना था कि जज्जों से फैसले भी कोई और ही कराता है, डिक्टेशन कोई और देता है। ये मुल्क का पागल बनाया हुआ है। भाई इस असम्बली में ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में जितना बड़ा चोर, डाकू, लटेरा, कातल, मनी लॉन्डर, दहशत गर्द, गद्दार, मक्कार देखोगे, उसको आप उतने बड़े ओहदे के ऊपर देखोगे। और ये वो लोग हैं जिनके माल मता अमेरिका में है, बरतानिया में है, दुबई में है, कतर में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और फैले हुए अपने काम छोड़े, इन्होंने अमेरिका की गुलामी करनी जब शुरू की तो अल्लाह सुब्हान ताला का अपना एक निज़ाम है, अपना एक उसका कानून है, उसने पूरी दुनिया में इनका दर बदर बेकारी बना के भिजवा दिए। जाओ भीख मांगो बेकारी। अभी जाते हैं किशकोल पर, जनाब हम दे दो जी, वो कहते अच्छा, वो उधर से भी डराता है, अच्छा इमरान काबू नहीं हो रहा आपसे, वे डराते हैं ये। वो पहले भी हम सुनते रहे
کہ پہلے جو ہے نا علماء کرام کے نام سے ڈراتے رہے، یہ چھوڑ دے گا، جیسے مشرف تھا تو وہ مولویوں کو ایم کے نام سے کہ یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ ابھی یہ اس کے نام سے ڈرا رہے۔ اور بھائی ان کے ڈرانے سے عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مہنگائی ختم کرو، بے روزگاری ختم کرو، یہ جو 30-20 لاکھ کے اربوں کروڑوں میں جو ہے نا یہ مگر مچھ پڑتے ہیں، ان کو ذرا نیچے لے آؤ، ان کو نیچے لاؤ گے تو ملک کا نظام چلے گا۔ یہ بھیک مانگ کر جو ہے نا یہ انہی کا پیٹ نہیں بھرنا۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ بہترین سلیکشن کرنی ہے نا، کوئی الیکشن تھوڑا ہے کہ انہوں نے کہا ماں مسجد لا کے ادھر بٹھانا تھا کہ آ کے اسمبلی میں مامد کرائے۔ انہوں نے کام لینے ہیں اور سخت کام لینے ہیں، اور ان کو پتہ ہے جو کام لینے ہیں، جو وہ ڈونلڈ لو کے مراسلے میں عمل ہوگا اس کے اوپر۔ نظام کا تذکرہ کیا آپ نے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ نظام کس طرح کا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ دیکھو جی 75 سالوں میں ابھی تو ان کو خود پتہ لگ گیا کوئی بچا ہے اس نظام سے، یہ خود بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، کہ ہم ہر بستی میں جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے رئیس ہیں، ان کو بظالموں کے یہ جو جرائم ہیں اس کا سرغنہ بنا دیں گے۔ تو یہ دیکھیں بڑے، اور وہ کیا کریں گے؟ ان کو کہے گا اللہ کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے مکاریاں کرو۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اپنے ہی ساتھ جو ہے مکاریاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو شعور ہی نہیں آ رہا کہ ہم اب یہ خود جڑ کے ابھی دیکھو جی جتنا نظام ہے کو بچا ہے۔ آپ نے وہ ضیاء کو دیکھا، طیارہ کریش، وہ دیکھا اس کو بھٹو کو دیکھا، پھانسی، بے نظیر، کدھر بشرف، باہر نواز شریف، باہر کبھی جیلوں میں، یہ اس نظام سے خود بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، اللہ کے راستے پہ آ جائیں، نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرے، کلمہ طیبہ کا نفاذ کرے، اور آپ کی عزت دنیا میں بھی ہوگی، یہاں کو ڈھنگ کے جو ہے لوگ آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں گے، عوام و ناس آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ یہ سوچ لیں یہ چند دن کی زندگی یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ باہر کھڑے ہو، لوگوں کے منہ سے الفاظ سنیں کہ جن الفاظوں سے آپ لوگوں کو نام سے جو ہے نا یاد کر رہے ہیں، کوئی غدار کہہ رہا ہے، کوئی میر جعفر کہہ رہا ہے، کوئی کس نام سے، کوئی نام چھوڑا آپ نے کہ یہ اوقات آپ نے کمائی ہے ساری زندگی میں، اور بھائی بہتر کام کریں گے لوگ خوش ہوں گے، نعرے لگائیں گے، جانے دیں گے۔ اور کافی کرخت جو ہے وہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، آپ کا نقطہ نظر قابل احترام ہے۔ اعظم خان صاحب سینئر صحافی، آپ کی جانب بڑھوں گا، یہی سوال دامن میں لیے اپنی صحافتی نگاہ سے اس چیز کا احاطہ اور اعادہ کیجئے گا کہ آخر کیوں محسن رضا نقوی کو عمران خان اپنا حریف قرار دے رہے ہیں؟ اس میں کتنی صداقت پائی جاتی ہے؟ کیا واقعی حریف ہیں وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا اوپینین دینے سے پہلے ایک بات ریفرنس کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایس کے نیازی اس ملک کے بہت بڑے صحافی ہیں، مدبر ہیں، دانشور ہیں، کالمسٹ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور حکومت پاکستان نے ان کو صحافتی خدمات پر ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز سے نواز رکھا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ابھی جب یہ محسن نقوی کا نام سامنے آیا تو انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ جب کسی صحافی کو کوئی سیاسی پارٹی پروپوز کرتی ہے تو وہ صحافتی میدان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ کسی صحافی کو گورنمنٹ کا عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ حکومتی عہدہ قبول کر لیتا ہے تو اس گیم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ خان صاحب نے بڑی گہری بات کی۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں جی سر، کہ عمران خان صاحب چونکہ کھلاڑی رہے ہیں، اور اب پاکستان کرکٹ کے جو ان کا کیریئر تھا اس کے دوران وہ فرسٹ اٹیک کراتے تھے اپنی مخالف ٹیم پہ، تو جو کھلاڑی فرسٹ اٹیک کراتا ہے اس کی یہ پوری خواہش ہوتی ہے کہ وہ مخالف ٹیم کو، اپنی جو سامنے اس کی ٹیم ہوتی ہے اس کو نفسیاتی دباؤ میں لے لے۔ تو عمران خان صاحب کی آپ گزشتہ جو 2 دہائیوں پہ محیط سیاست ہے اس کو آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو اپوز کیا جائے، انہوں نے کبھی کسی چیز کی حمایت نہیں کی۔ اگر محسن نقوی کی جگہ یہاں پہ کسی فرشتے کو بھی لا کے بٹھا دیا جاتا اور وہ نام نون لیگ کی طرف سے آتا ہے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آتا تو خان صاحب اس کی مخالفت ضرور کرتے۔ خان صاحب کی ایمانداری میں، ان کی دیانتداری میں، ان کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں ان کی ایمانداری کو خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکا ہوں۔ لیکن اب یہاں المیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب محسن نقوی کو اپنا مخالف سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کی یہ بنیادی غلطیاں ہیں
جب عمران خان صاحب قومی اسمبلی جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے اپنے وزن کو محسوس کرواتے. ایک پاکستانی تاریخ میں ایک وزیر اعظم گزری ہیں بے نظیر بھٹو, ابھی کل کی بات ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ عام انتخابات میں ان کے پاس صرف 14 نشستیں تھیں پورے پاکستان میں سے, لیکن انہوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ نہیں کیا, وہ اسمبلی کا حصہ رہیں, اپنی باتیں منوائیں. اب جب عمران خان صاحب نے واپسی کا اعلان کیا اور پھر پنجاب اسمبلی اور KPK اسمبلی ان نے توڑنے کا اعلان کیا, تو ان کا یہ خیال تھا کہ حکومت فالو آن کھیلنے پہ مجبور ہو جائے گی, مگر ایسا نہیں ہوا. اب حکومت نے عمران خان کو فالو آن کھیلنے پر مجبور کر دیا ہے, وہ اس طرح سے کہ اب عمران خان اب نگران حکومتیں بن گئی 2 صوبوں میں. اب کانسٹیٹیوشنلی تو یہ ہونا چاہیے کہ اس پر جو متعلقہ صوبوں گورنر صاحبان ہیں وہ فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ دیں. الیکشن کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, جمہوری معاشروں میں الیکشن ہی تمام مسائل کا حل ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے معاشی مسائل ہیں اس لیے فوری طور پر شاید الیکشن کرانا ممکن نہ ہو. اب بات آتی ہے محسن نقوی صاحب کی. تو محسن نقوی صاحب پہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں, کوئی پیپلز پارٹی کی پرپوزڈ ہیں, یہ وہ ہیں, جو بھی صحافی کسی پارٹی کا پرپوزل پہ آتا اس پہ یہی الزام لگنے تھے. تو میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اب اگر انہوں نے قبول کر بھی لیا ہے اور عمران خان کو اپنی اسٹیٹ پاور پہ یقین ہے تو انہیں پھر اپنی اسٹیٹ پاور پہ یقین رکھنا چاہیے, اپنے اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی ایک اکثریت ان کے ساتھ ہے اور وہ اکثریت غالب اکثریت ہے. تو انہیں جب الیکشن میں جا رہے ہیں تو 3 مہینے بعد پتہ چل جائے گا کہ محسن نقوی نے کیا کھیل کھیلا, الیکشن کمیشن نے کیا کھیل کھیلا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں عمران خان صاحب یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. پہلے انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی کہ یہ ملک کے لیے بہت ہی مفید شخصیت ہیں, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی. چیف الیکشن کمشنر کو خود لگایا اور پھر ان پہ نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے ان پہ بھی الزامات لگائے. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سوچنا چاہیے. صحیح, بڑے احسن طریقے سے آپ نے تمہید باندھی اور جو ہے وہ ایک خوبصورت گفتگو کی. ایک اور اہم سوال ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, اور اپنے ان تمام تر تجربہ کار تجزیہ کار جو میرے پاس موجود ہیں ان کی رائے جو ہے اس کے زیر اثر. قرآن پاک کائنات کی سب سے مقدس ترین کتاب, اللہ تعالیٰ کی آخری محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آخری کتاب, جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدائے بزرگ برتن نے لے رکھا ہے. اس کتاب کی بے حرمتی ہوئی سویڈن میں, اور یہ واقعہ پہلا نہیں بلکہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ یہ واقعات ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ فقط مذمت پر ہی گزارا کرتے رہیں گے یا پھر کچھ ٹھوس اقدامات ایسے بھی لیے جائیں گے کہ جس کے بعد یہ واقعات دوبارہ سے پوری دنیا میں کہیں پر بھی رونما نہ ہو سکے, کسی کی جرت نہ ہو سکے. یہی سوال اپنے دامن میں لیے شراز خان صاحب آپ کے جانب بڑھوں گا. کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہوئی فقط مذمت ہی کرتے رہیں گے یا کچھ ٹھوس اقدامات ہیں ہمارے پاس کو لایا عمل ایسا ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد پوری دنیا میں دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو؟ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یا اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جو یورپین ممالک ہیں ان کے ایک ڈیفنس کے لیے ایک یونین ہے, یعنی جس کو نیٹو آپ کہتے ہیں. اس کے 30 ممالک اس میں شامل ہیں, اس میں ترکی بھی اس کا حصہ ہے, یعنی ترکی از اے ممبر فار دا نیٹو, وہ ممبر ہے. جی ہاں بالکل. اچھا, جو سویڈن ہے اس نے فن لینڈ نے نیٹو ممالک کا یعنی رکن بننے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے, جس کی مخالفت ترکی کر رہا ہے. ٹھیک, سیاسی طور پر ترکی نہیں چاہتا, اور ہر ممبر سٹیٹ جو نیٹو کا ہے وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ فلاں ملک کو ممبر نہ بنایا جائے. ان کی آپس میں ایک طویل, ابھی وقت نہیں ہے, ایک طویل رائیوری ہے جی کافی عرصے سے. صحیح. ہوا یہ کہ جب اس کے خلاف پچھلے سال بھی احتجاج ہو رہے تھے اور اس سال بھی احتجاج جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور یہ احتجاج کی ظاہر ہے یہ یورپین ممالک یا ویسٹرن یہ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ یہ کوئی روک نہیں سکتا احتجاج پر, یہ کہ ڈیموکریٹک آپ کا رائٹ ہوتا ہے. تو وہاں پر مظاہرے ترکی کے خلاف جو دائیں بازو کی جماعت ہے, اس کا نام ہے اسٹرام کرس پارٹی,
اس کے جو رہنما ہے، مرکزی رہنما، اس کا نام ہے راسموس پولڈوان. یہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہے اور ترکی کے خاص کر کے خلاف ہے. تو صحیح. اس نے دوران مظاہرہ، ترکی کے خلاف جو مظاہرہ ہو رہا تھا، اسٹاک ہوم کا جو یہ کیپٹل ہے سویڈن کا، وہاں پر قرآن کا نسخہ جو ہے اس کو نظر آتش کیا ہے. اچھا، یہ اس کے اوپر جو سویڈن کے وزیر اعظم ہیں آلف کرسٹرسن، اس نے اپنے ٹویٹر میں خبروں میں مسلمانوں سے معافی بھی مانگی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوئے، اس پر وہ معافی مانگتے ہیں. لیکن ترکی جو ہے اس نے تو پورے ترکی کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، چونکہ ڈائریکٹ ترکی کے سفارت خانے اور ترکی کے خلاف اور نیٹو کا ممبر رکن نہ بننے دینے کے بارے میں اعتراضات پر یہ دونوں کے ملکوں کے درمیان ایک سیاسی تنازع یہ کھڑا ہوا ہے. اس میں یہ جو قرآن پاک کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پاکستانی کیا بلکہ دنیا میں ہمارے لیے تو ضابطہ حیات ہے، یہ بک ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں اور دنیا کا سارا نظام چلتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس پر ہمارے جو جذبات ہیں انڈیویجولی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، UK، یورپ، ہر جگہ میں مظاہرے اس ویکینڈ پر بھی اور ابھی شروع ہو گئے ہیں. اور سب جو ٹی وی چینلز ہیں یعنی ہمارے مسلمانوں کے، اس کے اوپر یہ بہت زیادہ اس کی مذمت ہو رہی ہے. اچھا، اس کے دو طریقے ہیں. شراز خان صاحب مختصر کیجئے گا، ٹائم بڑا کم ہے. میں بالکل مختصر کروں. اس کا دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم ریئیکشنری بہت اور زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ رد عمل دیتے ہیں، تو یہ واقعات تواتر سے پھر ہوتے ہیں. اور ہماری ملکوں میں جیسے عمران خان نے اسلاموفوبیا کے بارے میں بہت زیادہ یعنی ہائپ پہ لے کے گئے. اقوام متحدہ میں بھی، پاکستان میں بھی جب OIC کا اجلاس ہوا تو ایک قرارداد منظور ہوئی اسلاموفوبیا کے خلاف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی. ان کو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جرم بن گیا ہے. اسی طرح دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور OIC کا آپ نے ٹھیک کہا قوم متحدہ میں لے کے جائیں. اور یہ سویڈن سے نہیں بلکہ ایک رول بننا چاہیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ناموس کے لیے جو باتیں کی گئی ہے، جو قرارداد منظور ہے، اسی تناظر میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے شراز خان صاحب، وقت کی قلت کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، بڑا مختصر طریقے سے آگے بڑھوں گا. ڈاکٹر بشارت حسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر معاملے کو جو کہ بڑا ہی سنگین اور قابل مذمت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ فقط مذمت پر ہی گزارا کرتے رہیں گے یا کچھ ٹھوس اقدامات بھی ہوں گے؟ تو کب ہوں گے؟ دیکھیے، شراز خان صاحب نے بڑی تفصیل سے اس میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ مظاہرے بھی آپ دیکھیں تو صرف ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا میں ہوئے ہیں. جو بڑے ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، امیر ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے اور باقی دوسرے ہیں، وہاں سے اس طرح کی ابھی تک کم سے کم میں نے خبر نہیں پڑھی کسی مظاہرے کی. تو آپ کو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ OIC کے لیول پہ اس چیز کو اٹھانا پڑے گا. ملیشیا میں جو دوسری تنظیم بنی ہوئی ہے اسلامی ممالک کی، اس کے فورم پہ اس کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ سینکڑوں سالوں سے ہو رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے خلاف کوئی بات، کسی قسم کی چھوٹی سی بھی بات جو ہے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. تو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے وہ اس طرح کی نیچ حرکت کرتے ہیں اور ان کو اچھی طرح اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جس زمانے میں سلمان رشدی ملعون نے اپنی کتاب لکھی تھی سیٹانک ورسز، میں اس زمانے میں برطانیہ میں ہوتا تھا اور میں نے دیکھا تھا کس طریقے سے جو ہے اس کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے اور وہاں کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا. تو بڑی حیرانگی مجھے اس بات سے ہوئی تھی کہ وہاں کے جو انگریز تھے جو کہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اس طرح کی حرکت سے بجائے اس کے کہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچے، اسلام کو بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک ایشو کے اوپر، اور اس سے ان کو عیسائیت کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، مغربی ملکوں کو بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ ایک شرارت ہے اور وہاں کی جو نسل پرست جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی شرارت آج نہیں سینکڑوں سالوں سے کرتے آئے ہیں، اور عثمانی جو بادشاہ ہیں وہ ان سے بہت بری طرح ڈیل کرتے تھے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یور پوائنٹ ہیز بین ٹیکن.
आजम खान साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा यही सवाल लिए। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती रही है इससे कबल भी, और ये वाक़या भी रोनमा हुआ रिसेंटली स्वीडन में, तो क्या समझते हैं कि फ़कत मजम्मत ही करते रहेंगे या कुछ ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे? ये स्वीडन में जो वाक़या हुआ है बहसीत मुसलमान मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन इससे बढ़ के अफसोसनाक बात यह है कि हम कुरान की बेहरमती पे जुलूस भी निकाल सकते हैं, बाहर तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, मगर हम कुरान पाक को हाथ नहीं लगाते, हम उसे पढ़ते नहीं हैं तर्जमे के साथ। कुरान में वाज़े तौर पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है कि ये यहूद और नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। उसके बावजूद ये यहूद और नसारा जो हैं हमारी दोस्तियों का महवर हैं, मरकज़ हैं, और हम वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, हम इंग्लैंड की तरफ देखते हैं, हम कई और पेरिस की तरफ देखेंगे, मगर हमने कभी मक्का और मदीना को अपना महवर नहीं बनाया, हमने उनकी तरफ देखा नहीं। 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं इस दुनिया में, मगर क्या है, हम अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है उसमें वीटो पावर हासिल नहीं कर सके। ये हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। मुसलमानों के लिए OIC की तंजीम मौजूद है। आप ख़ुद साहिब कमाल हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे आप ये बता दें कि OIC ने क्या रोल अदा किया है, कौन सा कन्फ्लिक्ट हल किया उनने। हमारा बोस्निया का कन्फ्लिक्ट हल हुआ, कश्मीर का कन्फ्लिक्ट हल हुआ, एक छोटा सारा 50 लाख आबादी का सूबा था इंडोनेशिया का, ईस्टर्न तैमूर, और उसमें ह्यूमन राइट्स की तंजीमें मुलविस हुई और उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लिया और दिनों के अंदर उसको एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे खड़ा कर दिया। हमारा वाली वारिस कोई नहीं है मुसलमानों का, हम बटे हुए हैं ग्रोहों में, नस्ल दर नस्ल, ग्रोह दर ग्रोह। सही। तो सबसे पहले अगर हमने अपनी शनाख्त बरकरार रखनी है तो उसके लिए हमें कुरान पाक की तालीमात को पढ़ना होगा तर्जमे के साथ, और उसके साथ साथ कुरान पाक की तालीमात को आम करना होगा। हर मुल्क में जाके उनकी ज़बान में उनको कुरान बताना होगा कि अल्लाह का क्या हुक्म है। इल्हामी किताब की बेहरमती तो कोई ज़रूरत नहीं कर सकता, लेकिन सब हमारी अपनी नाअहली है और हमारी अपनी नालायकी है जिसकी वजह से ये बेहरमती के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सही, मतलब कसूर घुमा फिरा के कसूरवार हम हैं। जी, और हमें ही इसे दुरुस्त करना होगा। ठीक है, मांडला साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा, यही सवाल दामन में लिए, क्या समझेंगे, मुख्तसरन ज़रा अहाता कीजिएगा इसी तमाम तर मामले का जो कि बड़े ही काबिल मजम्मत है। देखिए नकवी साहब, सबसे पहली बात कि आपने कहा क्या मजम्मत पे रहेंगे। जी भाई, अवाम नास जो मुसलमान है उनकी डिमांड है कि यहाँ करारदादे मजम्मत नहीं, करारदादे मरम्मत पास करें और प्रैक्टिकल, कहते हैं ना, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। कमाल बात की। अमल जब नहीं करना ओ भाई, आपने यहाँ देखा जो फ्रांस का जो पीछे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम के खाके बना के उन्होंने लटकाए सरकारी इमारतों के ऊपर, तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज था, हत्ता कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड एहतजाज कर रही थी। और ये हमारे बेकारी जब जाते हैं, उस वक्त मेरा इमरान की हुकूमत थी, तो इमरान को पूरा मुल्क कहता रहा, उससे कहा वो यूरोपीय यूनियन नाराज़ हो जाएगा। अभी इससे बंदा पूछे अभी यूरोपीय यूनियन ने क्या किया तेरे साथ भाई ये वो यूरोपीय यूनियन हो, ये जैसे आदम साहब ने कहा ना, अल्लाह ने फरमाया कि ये यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं है, तो वो दोस्त हो ही नहीं सकते, कत्तन बंदा सोचे। क्योंकि फिर हमें अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी है कि हम कौन सी एक रेड लाइन है, मुसलमान की एक रेड लाइन है कि जब आप रेड लाइन के ऊपर भी बेगैरत बन जाए, आप बोले ना, आप माल मता दुनिया और बिजनेस को सामने रखें, तो फिर दुनिया इस तरह के काम करती रहेगी, आपका ज़मीर आपकी गैरत को खींचती रहेगी। वो तो पहले ही ख़त्म है ना, जब पूरा निज़ाम सूदी है, हराम खाने पे लगा हुआ है। जब मेरे रब ने फरमाया कि मैं सूद को हराम करता हूँ, वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि सूद जो है वो हराम है, तजारत हलाल है। तो हराम जैसे कुत्ते का गोश्त है हराम, तो ये तो उससे बढ़ के है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया कि 73 में बाल है सूद के। सही। सबसे कम तर जो है ना गुनाह ये है कि बंदा अपनी माँ के साथ ज़िना करे। ये तो कितने ढोंग के साथ ये सूद के ऊपर कर्जे लेते हैं,
इनके अंदर गैरत छोड़ी है उन्होंने कि जब आप अपनी एक रेड लैंड डिक्लेयर कर देंगे दुनिया के आगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी। देखो उनको पता है कि इनको हड्डी डालो, डॉलर दिखाओ, इनकी माएँ खरीदो, जब मर्जी खरीदो, ये पूरे सारे, जबकि कुरान में तो वादे है, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन निक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदूनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, कि इनको बता दो कि इनके बाप, इनके बच्चे, इनके भाई, इनकी औरतें और इनका पूरा ख़ानदान और इनका माल मता जितना बैंक बैलेंस जमा है और इनका कारोबार, फिर इनके महल्लात, इन सब से अगर इन सब की मोहब्बत अगर अल्लाह से, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ गई और जहाद भी सबीलिल्लाह से बढ़ गई तो फिर ये ठहरे इंतज़ार करें। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौम। सही है मौलाना साहब, आपका नकवी साहब मैं एक सेकंड लूँगा। जी जी। इलामा इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा था कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे साहिब कुरान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। तो ये हमारे साथ अलमिया होता रहेगा। सही, बिल्कुल खूबसूरत बात की और आपकी बात को सेकंड करूंगा और मौलाना साहब आपकी बात को भी सेकंड करूंगा कि करारदाद मज़म्मत की नहीं बल्कि करारदाद मुरम्मत की अशद ज़रूरत है। सियासी बहरान की बात की, मुआशी बहरान की बात की, अब बात करूंगा तवानाई के बहरान की। कल पूरे मुल्क में एक बिजली का ब्रेक डाउन हुआ और पूरा मुल्क जो है वो तकरीबन कह लीजिए पूरा दिन जो है वो ऑलमोस्ट बंद रहा, बिजली से महरूम रहा, जिससे पेट्रोल पंप पर भी लाने थी और बाकी तमाम तर मामलात ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर होने लगे थे। मुल्क में संगीन बिजली बहरान, हुकूमती नाअहली या सियासी अदम इस्तेकाम, ये भी एक अहम सवाल है। यही सवाल लेकर शराज खान साहब आपके जाने पढ़ूंगा। क्या समझते हैं, क्या समझते हैं कि बिजली बहरान हुकूमती नाअहली है या सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से हो रहा है? खान साहब ने जवाब में एक बात कही है, सरदार खान न्याजी साहब जो रोज न्यूज के चेयरमैन है। मैंने एक दफा सेनेटर्स के इलेक्शन हो रहे थे तो मैंने न्याजी साहब को कहा कि आप सेनेटर बन जाए, हम कोई कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं साफ़ी हूँ और साफ़ी रहना चाहता हूँ, शराज खान मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब के नाटक में इन्होंने जो बात कही उसकी मैं तायद करता हूँ। इस तरह एक गवाही है तो मैंने कहा दे दूं। अच्छा देखें, पाकिस्तान में ना नकवी साहब जो बिजली का बुरान आया, ज़ाहिर है मेन जो ग्रिड स्टेशन है उसमें खराबी हुई। पाकिस्तान में ना हमारा मुल्क जो है ना सिर्फ सियासतदानों और हुक्मरानों और अशराफिया के लिए है। उनके लिए कानून भी है, सहूलियात, अदालतें, सिक्योरिटी। अच्छा मुख्तसरन बताइएगा कि दोबारा भी आने का खदशा है ऐसा ही या फिर मामला ठीक हो जाएंगे? हाँ या ना में? हाँ अभी कहाँ ठीक हुए। अलबत्ता ये अभी स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमें कहें, रिक्वेस्ट करें पाकिस्तान, हम आगाह हैं पाकिस्तान में जो ग्रिड स्टेशन नेशनल सतह पर फेल हुआ है तो हम मदद कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए शर्म का मुकाम क्या है नकवी साहब, वो ये है कि हम एटमी कुव्वत है, हम एटम बम है हमारे पास। तो ऐसे मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं होता। देखिए हम एटमी कुव्वत है, हम वो एटमी कुव्वत इन बिजली के लिए यूज होता है। कभी बरतानिया कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह ग्रिड स्टेशन बंद हो जाए। दूसरी बात ये है कि हमें सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे से कम ज्यादा गरीब मुल्क नाइजीरिया है, उसकी 30 स्टेटें हैं, वो सोलर एनर्जी जा रहे हैं। हम आज भी जो अपनी एलएनजी और तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं तो हमारी जरूरियात ज्यादा है और ये कमी जो है पूरी नहीं हो सकती। तो इस वजह से बंद किया गया है। बेसिकली बाकी हुकूमत अपनी तरफ से जो मर्जी दावे और नारे कर लगा। ठीक है शराज खान साहब, पॉइंट हैज बीन टेकन। डॉक्टर बशारत हसन साहब मुख्तसरन हाँ या नाम में जवाब दीजिएगा कि डिफॉल्ट जो हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, दोबारा भी खदशा है या अब आइंदा आने वाले वक्त में जो मामला ठीक हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है। इन्होंने नाअहल तरीन लोग लगाए हुए हैं जो कि नहीं जानते कि इस तरह के
जब मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, उनको कैसे हल करना है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेचारा हसन साहब। मांडला साहब, आपकी जानिब पढ़ूंगा यही सवाल लिए, मुख्तसरन बताइएगा चूँकि वक्त बड़ा ही मखसूस और रह चुका है, तो बताइएगा क्या समझते हैं कि दोबारा आने वाले वक्त में भी पॉसिबल है या फिर अब ठीक हो जाएगा। नकवी साहब, बड़ा क्लियर है कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ वाम और निज़ाम की जंग है। ये मसाइल वाम के हैं, जिनके हाथों में निज़ाम है उनके मसले ही नहीं है, ना उनको बिजली का मसला है, ना उनको पानी का मसला, ना उनको इलाज का मसला है। होगा आने वाले वक्त में सारा हराम बहुत है उनके पास। ये सारे मुल्क बंद है जो बिजली से उनको मांडला साहब, मतलब होगा, खाना ना हो, आटा ना हो, उनके घरों में तो खत्म नहीं होता। उनके घरों में बड़े बड़े जनरेटर पता नहीं कहाँ कहाँ से ला के हर चीज उनके घरों में मौजूद है। ये इस गरीब का मसला है। गरीब के जितने मसले हैं वो कत्तर इस मुल्क से खत्म नहीं होंगे जब तक इस निजाम में रहते हुए अब तो जो बिजली से ही हो जाए, आटा मिल जाए, इनके होते हुए कुछ भी नहीं इनको होगा। ये दरिंदे हैं, ये होगा भी ये बेच देंगे, स्मगलिंग कर देंगे, डॉलर स्मगलिंग कर देंगे, बंदूक को स्मगलिंग करके ये बोलेगा मेरे को डॉलर में दे, अपना दीन, अपना जमीर, हर चीज बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। लेकिन इस मुल्क की भलाई जो है इस निजाम में नहीं है। कत्तर को बंदा। ठीक है मांडला साहब, आपका पॉइंट आ चुका, मामलात मतलब यही रहेंगे। और आदम खान साहब, इंतहाई मुख्तसरन बताइएगा। मैं एसके न्याय साहब के एक जुमला कोट करना चाहता हूँ। वो बार बार कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे तमाम सियासतदान दस्तखत करें। ये सिर्फ हुकूमत की नाकामी नहीं है बल्कि हमारे मुल्क के सारे सियासतदानों की नाकामी है। लेकिन एक और जाते जाते खबर दे रहा हूँ आपको कि कल पाकिस्तान में कहीं भी कोई टेक्निकली फॉल्ट नहीं हुआ। असल इशू ये था कि जो प्राइवेट पावर्स कंपनीज हैं उनके पास ऑयल ख़त्म हो चुका था। सही, ठीक है। ख़वातीन हज़रात, चूँकि वक्त इंतहाई कम है, वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातर मिलाते हुए दामन गुफ्तगू को यहाँ पर समेट देना इतना से वाजिब नहीं बल्कि औजब हो चुका है। इस पूरे स्नाह में हमने पूरी कोशिश की कि अपनी हर कही बात को कुछ इस अंदाज़ में बयान कर सके कि हमारी हर कही बात आपकी समातों से टकरा कर कुछ ऐसा इर्ताश पैदा कर सके कि ये बात आपकी समातों से होते हुए आपके जहन तक और जहन से सफ़र कामिल सहल करते हुए आपके कुलूब में एहसन तरीके से समा सके और कुछ बेहतरीन नताइज अखज़ किए जा सके। बात कुछ इस नहज पर पहुँची है, तमन्ना सर बुलंदी की हमें भी तंग करती है, तमन्ना सर बुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रोंद कर ऊंचा नहीं होते। यही सोच तमाम तरह सियासतदानों में देखना चाहता हूं ताकि मुल्क और कौम के मफाद में फैसले आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली नशिस्त में फिर हाजिर होंगे इन्हीं अहम तरीन इशूज़ के साथ गुफ्तगू करने के लिए। अल्लाह ने के बाद।